तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार सूर्या क्लासेस में। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने डीसी जनरेटर के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा किया था और इसके एक टाइप सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर के बारे में पिछली क्लास में डीपली पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर के बारे में। क्या बोला है मैंने? सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर, सेल्फ एक्साइटेड। दोस्तों पिछली क्लास में मैंने सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर के बारे में बताया था, लेकिन आज मैं एक बार और रिवाइज कर दे रहा हूँ। सेपरेटली एक्साइटेड में तो हम लोग जानते हैं कि बाहर से डीसी सोर्स दिया जाता है जिससे उसकी फील्ड वाइंडिंग एक्साइट होती है, उत्तेजित होती है, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। लेकिन सेल्फ एक्साइट में हम लोग बाहर से सप्लाई नहीं देते हैं। सेल्फ मतलब होता है खुद, मतलब इसके खुद के आर्मेचर से इसका फील्ड वाइंडिंग एक्साइट होता है। तो खुद के आर्मेचर से कैसे एक्साइट होता है, ध्यान से समझिएगा। एक रफली फिगर बना के मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फील्ड वाइंडिंग, ठीक। सेपरेटली एक्साइटेड में इसी फील्ड वाइंडिंग को हम लोग किसी बैटरी से, डीसी जनरेटर से या रेक्टिफायर कन्वर्टेड डीसी से जोड़ देते हैं। लेकिन सेपरेटली में, सेल्फ एक्साइटेड में हम लोग इसको इसके आर्मेचर से ही जोड़ते हैं, ठीक। अब और इसी आर्मेचर से ये एक्साइट होता है। अब जब आर्मेचर में तो भाई करंट हम लोग दे नहीं रहे हैं, तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड कैसे उत्पन्न हो रहा है, ये इसको कैसे एक्साइट कर रहा है फील्ड वाइंडिंग को, ये क्वेश्चन बनना चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों क्या किया जाता है, इन दोनों फील्ड वाइंडिंग में जो हम लोग मैग्नेट स्थापित करते हैं, कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का या सिलिकॉन स्टील का, तो हम लोग इसमें कुछ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म रखते हैं। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में रेजिडुअल मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा होगा कि जब हम किसी पदार्थ को चुंबकित करते हैं और फिर विचुंबकित करते हैं, तो वो विचुंबकित ऐसे होता है, इस तरह से कुछ, मतलब पूरा चुंबकित नहीं रहता होता, पूरा विचुंबकित नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ चुंबकत्व शेष रह जाता है। इसी गुण को हम लोग कहते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। इसको हिंदी में अवशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। दोस्तों आगे जब हम लोग और मशीनों के बारे में पढ़ेंगे तो जानेंगे कि रेजिडुअल मैग्नेटिज्म कितना इंपॉर्टेंट चीज है। तो दोस्तों इसी रेजिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण, इस फील्ड वाइंडिंग के कारण के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया तो आर्मेचर को घुमाएंगे तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो इसमें करंट बहेगी, वही करंट फील्ड वाइंडिंग को जाएगी, क्योंकि आर्मेचर को हम लोगों ने फील्ड वाइंडिंग से जोड़ कर रखा है, इसीलिए वही करंट फील्ड वाइंडिंग में जाएगी। अब फील्ड वाइंडिंग में वही करंट जाएगी तो फील्ड वाइंडिंग के चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र, जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण पहले से चुंबकीय क्षेत्र जो था वो और प्रबल हो जाएगा, जिसके कारण उत्पन्न ईएमएफ भी और प्रबल होगी। तो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर का कॉन्सेप्ट यही है। अब हम लोग इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ये 3 तरह के होते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर। इसके टाइप्स के बारे में हम लोग अब पढ़ते हैं डीपली। सीरीज जनरेटर दोस्तों पहला टाइप है सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर का, सीरीज जनरेटर। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सीरीज मतलब श्रेणी, मतलब इस जनरेटर में कुछ ना कुछ सीरीज में होगा। अब क्या किसके सीरीज में होगा, ये सवाल उठता है। पहले भी मैंने बताया था कि इस जनरेटर में जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसको हम लोग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में जोड़ते हैं। इस तरह से कुछ होता है इसका सर्किट डायग्राम। ये आर्मेचर है। अब आर्मेचर हो गया, अब क्या होगा, फील्ड वाइंडिंग होगा। फील्ड वाइंडिंग को किस में जोड़ना है, सीरीज में। तो इसके ठीक सीरीज में हम लोग एक फील्ड वाइंडिंग जोड़ देंगे। अब चूंकि जनरेटर है तो इसके साथ एक लोड लगा देंगे। ये है सीरीज जनरेटर का आपका सर्किट डायग्राम। दोस्तों एक चीज ध्यान रखने योग्य इसमें ये बात है कि सीरीज जनरेटर को हमेशा हम लोग लोड के साथ चलाते हैं, शंट को लोड के साथ कभी नहीं चलाते, क्यों वो हम बताएंगे। लेकिन सीरीज जनरेटर को हमेशा हम लोग लोड के साथ चलाते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर पहले ही लोड जोड़ दिया है। अब दोस्तों यहाँ से जो करंट निकलेगा वो होगा IA, इधर जो जाएगा उसको हम लोग IL कह सकते हैं, और फिर इधर जो जाएगा उसको हम लोग ISE कह सकते हैं। तो इससे स्पष्ट है कि इस जनरेटर में IA यानी आर्मेचर करंट, सीरीज करंट
और लोड करंट तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो जब हम लोग लोड करंट निकालते हैं IL, तो मान लिया इसमें उत्पन्न जो EMF हुआ है वो E है, EA, यानी आर्मेचर में उत्पन्न EMF को हम लोग EA से दिखा सकते हैं। तो लोड करंट जो होगा वो EA अपॉन में RE यानी आर्मेचर का रेजिस्टेंस प्लस RSE यानी फील्ड का रेजिस्टेंस, सीरीज फील्ड का रेजिस्टेंस प्लस RL यानी लोड का रेजिस्टेंस। ये होगा आइडियल केस में। आइडियल केस में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैंने E लिखा है यानी उत्पन्न EMF। लेकिन जब हम लोग लोड पे जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो इस उत्पन्न EMF से थोड़ा कम होता है, क्योंकि कुछ एनर्जी हीट के रूप में लॉस हो जाती है। उसको हम लोग VA से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल केस में जो आएगा आपका वो होगा IL इज इक्वल टू VA यानी VT लिख दे रहे हैं, यानी टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज है VT अपॉन में RA प्लस RSC प्लस RL। ये फॉर्मूला बन के आता है इसमें। ठीक दोस्तों सीरीज जनरेटर में इसके इस वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए हम लोग सीरीज फील्ड के पैरेलल में एक डाइवर्टर जोड़ते हैं। इस तरह से होता है कुछ। डाइवर्टर मतलब किसी भी वाइंडिंग के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस हम लोग जोड़ देंगे, रियोस्टेट इसको कहते हैं। मतलब इसके रेजिस्टेंस को हम इस जो हैंडल लगा है इससे बढ़ा या घटा सके। तो डाइवर्टर में हम लोग क्या करते हैं, सीरीज जनरेटर में उसके सीरीज फील्ड के पैरेलल में एक डाइवर्टर जोड़ देते हैं, ताकि हम लोग इसके द्वारा उत्पन्न वोल्टेज को आर्मेचर के द्वारा उत्पन्न EMF को कम ज्यादा कर सके। दोस्तों ये था सीरीज जनरेटर। अब हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर में हम लोगों ने पढ़ा था कि 3 तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व होते हैं। एक होता है ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, जिसे हम लोग नो लोड या मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व भी कहते हैं। दूसरा होता है एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व और तीसरा होता है इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। ठीक उसी तरह हम लोग जब सीरीज जनरेटर पढ़ेंगे, शंट पढ़ेंगे, कंपाउंड, सब में यही 3 कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व होते हैं, लेकिन सबको खींचा अलग अलग तरह से जाता है। ये हो गया आपका ग्राफ। यहाँ पर हम लोग लेते थे उत्पन्न EMF, इंड्यूस्ड EMF या टर्मिनल वोल्टेज, अब चूंकि हमने बताया कि डीसी सीरीज जनरेटर को हम लोग कभी भी नो लोड पे नहीं चलाते, हमेशा लोड के साथ ही चलाते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर नो लोड वोल्टेज नहीं ले रहे हैं। सेपरेटली एक्साइटेड में हम लोगों ने उसको भी कंसीडर किया था, लेकिन चूंकि सीरीज जनरेटर को नो लोड पे चलाते ही नहीं, तो लेने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर हम लोग चलाएंगे उस केस में कैसा ग्राफ बनेगा, उसके लिए हम लोग यहाँ पर नो लोड वोल्टेज को भी दिखा रहे हैं। नो लोड वोल्टेज, हालांकि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसको नो लोड पे चलाते ही नहीं है। ठीक, इस वाले जो एक्स एक्सिस है उस पर क्या हम लोग लेते थे, आर्मेचर करंट। आइए दिखा दे रहे हैं हम आर्मेचर करंट। नो लोड कंडीशन में आर्मेचर करंट तो होगा नहीं, तो उस समय हम लोग क्या लेंगे, फील्ड करंट। आर्मेचर और ये नो लोड वोल्टेज और फील्ड करंट के बीच में हम लोग लेंगे। अब दोस्तों तीन कर्व मैंने यहाँ पर खींचा है। ये वाला जो आपका है, ये वाला, ये नो लोड की कंडीशन में है। शुरू में जब हम लोग फील्ड करंट, अगर नो लोड है तो यहाँ पर फील्ड करंट होगा। फील्ड करंट के बढ़ने पर नो लोड वोल्टेज भी बढ़ेगा, लेकिन एक समय आएगा जब वो सैचुरेट हो जाएगा। अब जब हम इस पर लोड आरोपित करेंगे तो वो तो हमारा आर्मेचर करंट बढ़ेगा, लेकिन उस रेशियो में नहीं बढ़ेगा जिस रेशियो में ये बढ़ रहा था, उससे थोड़ा कम रहता है। क्यों रहता है, आर्मेचर रिएक्शन हो जाता है लोड लगाने पर। मैंने बताया था पहले, इसको कहते हैं हम लोग आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। इसी चैप्टर में आगे हम लोग आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एक पूरा टॉपिक है आर्मेचर रिएक्शन। और उसके बाद जब हम लोग लोड के अक्रॉस देखते हैं तो वो वोल्टेज और कम हो जाती है बिकॉज ऑफ वोल्टेज ड्रॉप।
आर्मेचर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसके कारण टर्मिनल वोल्टेज हमारा और कम हो जाता है। इसके बाद भी अगर हम लोग आर्मेचर करंट को बढ़ा रहे हैं तो इसका मान जो है घटने लगता है। शंट में हम लोग देखेंगे कि कांस्टेंट रहता है, लेकिन सीरीज जनरेटर में इसका मान घटने लगेगा। अगर हम ये आर्मेचर करंट को बहुत ज्यादा बढ़ाते जाए तो इसका मान घट के 0 तक भी आ सकता है। इसीलिए डीसी जनरेटर को हमेशा हमें कांस्टेंट लोड पर चलाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा लोड बदलने से हमारा टर्मिनल वोल्टेज भी बदल सकता है। शंट में क्या होगा, आपका ये ऐसे सीधा जाएगा, कांस्टेंट रहेगा वोल्टेज, तो लोड का कोई इशू नहीं आता है। लेकिन डीसी सीरीज जनरेटर को हमेशा कांस्टेंट लोड पर चलाना चाहिए। ये याद रखने योग्य बातें हैं। अब दोस्तों डीसी जनरेटर में हम लोग देखते हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, इसको लोड पर चलाते हैं या लोड पर नहीं चलाते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है कि डीसी सीरीज जनरेटर को हमेशा लोड के साथ ही चलाते हैं, बिना लोड के कभी नहीं चलाते हैं। ठीक। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें जो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, इसकी जो फील्ड वाइंडिंग होती है आर्मेचर के सीरीज में, जो फील्ड वाइंडिंग हम लोग जोड़ते हैं, जो कि सीरीज में जोड़ते हैं इसलिए इसको डीसी सीरीज जनरेटर कहते हैं। तो जो फील्ड वाइंडिंग हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं वो फील्ड वाइंडिंग मोटे तार की रहती है या पतले तार की, और उसमें टर्नों की संख्या कम होती है या अधिक, इन कंपेरिजन टू शंट जनरेटर। दोस्तों शंट जनरेटर की तुलना में इसकी जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो मोटे तार की रहती है, मोटे तार, ठीक, थिक वायर। और शंट जनरेटर की तुलना में इसमें जो टर्नों की संख्या होती है वो कम होती है, कम टर्न्स। दोस्तों मैंने पहले भी बताया था कि आपके आईटीआई के सीबीटी एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर डीसी जनरेटर से क्वेश्चन है तो ये मान के चलिए कि 99.9% ये क्वेश्चन पूछता है। डीसी सीरीज जनरेटर की या शंट जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग अधिक टर्न की होती है, कम टर्न की होती है, मोटे तार की होती है या पतले तार की होती है, ये क्वेश्चन जरूर पूछता है। या पूछ लेता है इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है या कम होता है। अब आप लोग देखिए, अगर तार मोटा है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा या ज्यादा होगा? सीधी सादी बात है, तार अगर मोटा है तो रेजिस्टेंस हमेशा लो होगा। क्यों लो होगा? आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, आर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू रो एल अपॉन ए। यहाँ पर आप देख रहे हैं आर जो है एल की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। यानी अगर एरिया बढ़ेगा, मोटा हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, तार का एरिया हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, अपने आप कम होगा। और रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो जो उसका इंडक्टेंस होगा, जिसे हम एल से डिनोट करते हैं, वो हमेशा बढ़ेगा। ये चीज हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे डीपली। ये ऐसा होता है सीरीज जनरेटर के साथ। तो ये 4 क्वेश्चन जो है हमेशा पूछा जाता है कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग जो होती है वो मोटे तार की होती है, टर्नों की संख्या उसमें पूछी जाती है, रेजिस्टेंस पूछा जाता है कम होता है कि ज्यादा होता है, इंडक्टेंस पूछा जाता है कि कम होता है कि ज्यादा होता है। तो आइए एक बार फिर दोहरा लेते हैं कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग मोटे तार की बनी होती है, इसमें टर्नों की संख्या कम होती है, इसका रेजिस्टेंस हमेशा कम होता है और इंडक्टेंस हमेशा ज्यादा होता है। ये चीज दोस्तों याद रखिएगा। अब हम लोग शंट डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ते हैं। सीरीज डीसी जनरेटर में इतना ही था। दोस्तों सीरीज डीसी जनरेटर का उपयोग हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में बूस्टर के रूप में करते हैं। उसके बारे में जब मैं सारा जनरेटर पढ़ा लूंगा तो सबका एप्लीकेशन अलग से बताऊंगा। अब हम लोग पढ़ते हैं डीसी शंट जनरेटर। डीसी शंट जनरेटर। दोस्तों सीरीज शब्द से स्पष्ट हो रहा था कि फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर की सीरीज में जुड़ी है, लेकिन यहाँ शंट शब्द से जो लोग टेक्निकल का जिनको ज्यादा नहीं पता होगा वो लोग शंट शब्द से कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या कह रहे हैं। दोस्तों शंट मतलब होता है पैरेलल। शंट मतलब होता है पैरेलल, यानी फील्ड वाइंडिंग जो इसमें होगी वो आर्मेचर के पैरेलल में जुड़ी होगी, इसलिए इसको कहते हैं डीसी शंट जनरेटर। ठीक। इसका सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह होगा। ये हो गया आपका आर्मेचर, इसके पैरेलल में
ये हो गया आपका फील्ड वाइंडिंग। और यहाँ पर हम लोग जोड़ देंगे लोड। यहाँ से करंट निकलेगा आर्मेचर करंट, इधर जाके करंट दो भागों में बढ़ जाएगा। एक हो जाएगा आई आई यानी लोड करंट, एक हो जाएगा आई एस एच यानी शंट फील्ड में जाने वाला करंट। तो यहाँ से आई ए बराबर हमारा हो जाएगा आई एल प्लस आई एस एच। ये चीज ध्यान रखने योग्य बातें हैं। सीरीज फील्ड में क्या था, तीनों हमारा बराबर था, लेकिन चूंकि शंट फील्ड में फील्ड वाइंडिंग जो आर्मेचर के पैरेलल में हो जाती है, इसलिए करंट बढ़ जाता है। लोड करंट और आपका ये फील्ड करंट दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अब दोस्तों ये जो दो ठो मैंने बनाया है, मैंने सीरीज जनरेटर में नहीं बताया था, ये आप लोग सोच रहे होंगे क्या बनाए हैं। ये है ब्रश, आपका कार्बन ब्रश, कार्बन ब्रश। डीसी जनरेटर जब हम लोग पढ़े थे तो देखा था हम लोगों ने, ये कम्यूटेटर था, ये आपका शाफ्ट था, इधर ब्रश लगा था। तो ब्रश से ये होकर जो है हमारा इंड्यूस्ड करंट आउटर सर्किट में जाता है, इसीलिए यहाँ पर ऐसे ब्रश दिखाते हैं बना हुआ। यहीं से करंट जो है निकल के आपका जाएगा शंट फील्ड में और लोड में। दोस्तों सीरीज जनरेटर में हम लोगों ने पढ़ा था कि सीरीज जनरेटर को हमेशा लोड के साथ लगाते हैं, लेकिन शंट जनरेटर को कभी भी लोड के साथ नहीं चलाते। पहले शंट जनरेटर को चलाएंगे, उसके बाद लोड कनेक्ट करेंगे। इसका रीजन सुनिए। अगर हम पहले ही लोड कनेक्ट कर लेंगे तो जो सारा जो करंट है वो लोड से होकर जाएगा। फील्ड वाइंडिंग को, मेरे कहने का मतलब है, पर्याप्त करंट नहीं मिल पाएगा। और फील्ड वाइंडिंग को पर्याप्त करंट नहीं मिलेगा तो फील्ड वाइंडिंग जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा वो उतना प्रबल नहीं होगा, और ये उतना प्रबल नहीं होगा तो आर्मेचर को फील्ड वाइंडिंग में घुमाने पर उतना अधिक ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो कुल मिला के होगा क्या, जनरेटर का टोटल जो आउटपुट ईएमएफ होगा या आउटपुट करंट होगा वो कम हो जाएगा। ये इसका रीजन है कि शंट जनरेटर को हम लोग कभी भी लोड के साथ नहीं चलाते हैं। हम लोगों ने पढ़ा, देखिए आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने टर्नों की संख्या यहाँ बहुत ज्यादा रखी है। सीरीज में टर्नों की संख्या कम थी, यहाँ पर टर्नों की संख्या ज्यादा है, ज्यादा टर्न। और ये जो होता है पतली तार का होता है, ठीक, पतली तार। अब तार पतला होगा तो अकॉर्डिंग टू आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि तार पतला मतलब क्या, एरिया कम है उसका, तो रेजिस्टेंस ऑफ कोर्स ज्यादा होगा। अब रेजिस्टेंस जब इसका ज्यादा है और हम लोगों ने लोड जोड़ा, तो विथ रिस्पेक्ट टू शंट फील्ड लोड का रेजिस्टेंस कम होगा ऑब्वियसली। तो क्या होगा, जितना भी करंट है वो कहाँ जाएगा, लोड की ओर। उससे क्या होगा, फील्ड वाइंडिंग को करंट नहीं मिल पाएगा प्रॉपर, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड उतना प्रबल नहीं होगा और आउटपुट वोल्टेज हमारा कम हो जाएगा। इसीलिए हम लोग शुरू में लोड नहीं जोड़ेंगे, पहले इसको बिना लोड के चलाएंगे। जब फील्ड वाइंडिंग को प्रॉपर करंट मिल जाएगा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड पूरी तरह से चुंबकित हो जाएगी, पूरी तरह से प्रबल हो जाएगी, उसके बाद हम लोग यहाँ पर लोड जोड़ेंगे, ताकि आर्मेचर जो है, आर्मेचर में जो है प्रॉपर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो और हमें आउटपुट में प्रॉपर करंट मिले। इसलिए शंट फील्ड को कभी भी हम लोग लोड के साथ नहीं चलाते हैं। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम और आईटीआई के सीबीटी एग्जाम दोनों में पूछता ही पूछता है, ये दिमाग में रख लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे शंट जनरेटर के कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व के बारे में। दोस्तों मैंने पहले भी बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व कोई भी जनरेटर हो हमेशा तीन तरह के होंगे, ओपन सर्किट, एक्सटर्नल, इंटरनल। यहाँ पर भी वही तीन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व हम लोग खींचेंगे और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे वही टर्म्स लेंगे जो हम लोग सेपरेटली एक्साइटेड और सेल्फ एक्साइट ये सीरीज जनरेटर में लिए थे, ठीक। यानी यहाँ पर क्या होगा, हम लोग का आर्मेचर करंट, और यहाँ पर क्या होगा, नो लोड वोल्टेज इंड्यूस्ड ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज,
शुरू में सेम केस रहेगा, पहले ऐसे बढ़ेगा फिर एक समय कांस्टेंट हो जाएगा। ऐसा सबके साथ रहता है। कांस्टेंट के बाद की मेन कहानी है सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंचने के बाद क्या होगा। तो इसमें नो लोड की अवस्था में सीधा जाएगा एकदम, मतलब आर्मेचर करंट हम लोग जैसे जैसे बढ़ा रहे, देखिए नो लोड वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, आर्मेचर करंट हम लोग कितना भी बढ़ाए नो लोड वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट रहेगा। यानी डीसी शंट जनरेटर एक कांस्टेंट वोल्टेज प्रदान करने वाला, स्थिर वोल्टेज प्रदान करने वाला जनरेटर होता है। लेकिन जैसे ही, अब ये कंडीशन कब था, नो लोड वोल्टेज पर, जैसे ही हम लोग इसको लोड पे आरोपित करेंगे इसका जो वोल्टेज है वो थोड़ा कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, जिसके बारे में हम लोग पढ़े हैं पहले भी, और आर्मेचर रिएक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे। और फिर जब हम डीसी जनरेटर के टर्मिनल पे जो वोल्टेज लेंगे वो भी और कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ वोल्टेज ड्रॉप। लेकिन दोस्तों चूंकि आइडियल केस में ये हमें कांस्टेंट वोल्टेज प्रदान करता है, इसीलिए डीसी जनरेटर का हम लोग उपयोग ज्यादा करते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट वोल्टेज प्रदान करने वाला डीसी जनरेटर होता है। ये जो आर्मेचर वोल्टेज आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप होता है ये बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इसको भी हम लोग कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगा के कंट्रोल कर लेते हैं, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसीलिए डीसी शंट जनरेटर जो होता है लगभग कांस्टेंट वोल्टेज प्रदान करता है, इसीलिए इसका उपयोग हम लोग मैक्सिमम करते हैं। आप लोग किसी भी ITI की या पॉलिटेक्निक की या बीटेक डिग्री लेवल के भी वर्कशॉप में देखेंगे तो मैक्सिमम जो डीसी जनरेटर आपको मिलेगा वो डीसी शंट जनरेटर ही होगा, सीरीज नहीं होगा। सीरीज जनरेटर का उपयोग खाली ट्रांसमिशन लाइन में बूस्टर के रूप में, जैसा कि मैंने बताया था, वहीं पर करते हैं। बाकी मैक्सिमम जगह हम लोग डीसी शंट जनरेटर का ही यूज करते हैं। अब आते हैं हम लोग उस विषय में जो पेपर में पूछा जाता है, सीबीटी एग्जाम में भी और आप लोगों के क्या कहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। दोस्तों ITI के सीबीटी एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डीसी शंट जनरेटर से मैक्सिमम यही क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो कि ये कांस्टेंट वोल्टेज की, ऐसा पूछ लेगा कि कांस्टेंट वोल्टेज प्रदान करने वाला जनरेटर कौन सा है, तो डीसी शंट जनरेटर आप लोग लगाएंगे। दूसरा पूछ सकते हैं इसको लोड के साथ चलाते हैं या लोड के साथ नहीं चलाते हैं, तो आप लोग क्या लगाएंगे, इसको कभी भी लोड के साथ नहीं चलाते हैं। तीसरा जो पूछता है वो मैं बता रहा हूँ। दोस्तों हमने बनाया था फील्ड वाइंडिंग में जो होगा टर्न अधिक रहता है, तो यही पूछता है कि इसके टर्नों की संख्या इसमें कम होती है या अधिक, तो आप लोग क्या लगाएंगे, अधिक टर्न्स। इसकी जो वाइंडिंग होती है वो पतली तार से की जाती है, थिन वायर, ठीक, थिन वायर। अब जो कि हम लोग जानते हैं कि R इज इक्वल टू रो L अपॉन A होता है। पतला तार है मतलब एरिया कम है, एरिया कम है मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा है, क्योंकि R A के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्स प्रोपोर्शनल है, इसीलिए एरिया कम है, इसीलिए R क्या होगा इसका ज्यादा, यानी रेजिस्टेंस इसका ज्यादा होगा। अब रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इंडक्टेंस क्या होगा, लो होगा। तो ये 4 क्वेश्चन बनते हैं कि इसकी जो वाइंडिंग है इसमें टर्नों की संख्या क्या होती है, वाइंडिंग का जो तार है वो मोटा होता है या पतला होता है, वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम होता है या ज्यादा होता है, और वाइंडिंग का इंडक्टेंस कम होता है या ज्यादा होता है। शंट जनरेटर में इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अब मिलते हैं अगले क्लास में। हम लोग अगले क्लास में कंपाउंड जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट, उसके बाद डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, और उसके बाद आर्मेचर रिएक्शन, कम्यूटेशन, जो जो टॉपिक डीसी जनरेटर में बचा है उसके बारे में डीपली पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।